हेलो एवरीवन। आज हम लोग एफसीआई AG3 का प्रीवियस ईयर में क्या क्वेश्चन पूछे गए थे उनको डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे आपको एक चीज़ मैं पहले बता दूँ कि आपको पता है एफसीआई में फेज़ 1 होता है और फेज़ 2 एग्जाम होता है। जो फेज़ 2 एग्जाम होता है उसमें पेपर 1 में क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके वगैरह के क्वेश्चन रहते हैं और आपके यहाँ पे पेपर 2 होगा। ठीक है, तो हम पेपर 2 जो यहाँ पे होता है इसको डिस्कस करेंगे, जहाँ पे आपका ये 120 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो पेपर 2 में भी आपके दो ग्रुप होते हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी। आपको कोई एक सिंगल ग्रुप इन दोनों में से सिलेक्ट करना होता है फॉर्म भरते टाइम। या तो आप एग्रीकल्चर के साथ जूलॉजी और बॉटनी चूज करोगे, या आप एग्रीकल्चर के साथ फिजिक्स और केमिस्ट्री को सिलेक्ट करोगे। ठीक है, और हम लोग जो बात करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे ग्रुप ए वाला पेपर, जिसमें आपका यहाँ पे क्या पूछा जाएगा, एग्रीकल्चर, जूलॉजी एंड बॉटनी। तो आपका यहाँ पे जो पेपर 2 है इसमें टोटल कितने 120 क्वेश्चन जो है यहाँ पे पूछे जाते हैं। 120 क्वेश्चन से मैं बताऊं तो लगभग 50 के आसपास क्वेश्चन आपके लगभग एग्रीकल्चर से ही यहाँ पे पूछे गए थे। 2019 वाले पेपर की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन पूछे गए थे एग्रीकल्चर के वो देखते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट सेशन में हम लोग जूलॉजी और बॉटनी वाले क्वेश्चंस भी देख लेंगे। ठीक है, चलो तो पहला क्वेश्चन तो आपने देख ही लिया होगा, अब तक आंसर भी कर दिया होगा कि पहला क्वेश्चन क्या है कि अनियन में पंजेंसी किसकी वजह से होती है। अलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड की वजह से, कैप्सेसिन की वजह से या कुर्क्यूमिन की वजह से। ठीक है, तो एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड की वजह से अनियन में पंजेंसी देखने को मिलती है। कैप्सेसिन क्या है, ये पंजेंसी करता है, तीखापन जो आता है मिर्ची में। ठीक है, तो चिली में पंजेंसी होती है वो कैप्सेसिन की वजह से होगी। और कुर्क्यूमिन ये आपको टर्मरिक में जो येलो कलर का कंपाउंड होगा उसी को कुर्क्यूमिन कहते हैं। इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, मेडिसिन में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड यहाँ पे जो है राइट आंसर जाएगा। देखो कुछ क्वेश्चन तो इन्होंने बहुत ही आसान पूछे हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या पूछा है, पंजेंसी चिली में किसकी वजह से होती है। तो पंजेंसी जो चिली में है वो कैप्सेसिन की वजह से ही होती है। ठीक है, सोलेनिन क्या है, सोलेनिन ये वही है जो आपको उसमें देखने को मिलता है पोटैटो में। जब पोटैटो का एक पोर्शन धूप में अगर आपने पोटैटो रख दिया तो उसका कुछ पोर्शन ग्रीन कलर का हो जाता है, तो वहाँ पे क्लोरोफिल और सोलेनिन बनने लगता है जो टॉक्सिक होता है। खा लिया तो बीमार पड़ जाओगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खा लिया तो ऊपर भी जा सकता है इंसान। आइसोथायोसाइनेट ये आपको जनरली रेडिस वगैरह में देखने को मिलता है, आइसोथायोसाइनेट। ठीक है, आपको जनरली क्रूसीफर फैमिली में आइसोथायोसाइनेट कंपाउंड भी देखने को मिलते हैं। पर चिली में पंजेंसी किसकी वजह से है भाई, इट इज़ ड्यू टू कैप्सेसिन। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। सॉइल से भी क्वेश्चन है यहाँ पे, 3-4 क्वेश्चन सॉइल के भी मिलेंगे आपको। विच सॉइल स्ट्रक्चर इज सुटेबल फॉर क्रॉप ग्रोथ। कह रहे कि भाई क्रॉप ग्रोथ के लिए सबसे बढ़िया सॉइल स्ट्रक्चर कौन सा है। अगर आपसे कभी एग्जाम में पूछते कि सबसे बढ़िया सॉइल ऑर्डर कौन सा है या दुनिया में सबसे बढ़िया एग्रीकल्चर सॉइल कौन सी है, तो वो है मॉलिसोल्स। अगर आपसे पूछ दे कि सबसे बढ़िया सॉइल स्ट्रक्चर कौन सा है, तो वो होगा आपका यहाँ पे ग्रेन्यूलर। ठीक है, ग्रेन्यूलर या फिर क्रम, ये दोनों आपको ऑप्शन में दिख सकता है। ग्रेन्यूलर दिख जाए, क्रम दिख जाए या स्पिरोइडल दिख जाए, तीनों एक ही बात है। स्पिरोइडल के अंदर ही ग्रेन्यूलर एंड क्रम जो है ये दोनों के दोनों आते हैं। ठीक है, तो बेस्ट सॉइल ऑर्डर है मॉलिसोल, और मॉलिसोल में ही आपको क्रम सॉइल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ग्रेन्यूलर या फिर क्रम सॉइल स्ट्रक्चर। तो डी ऑप्शन जो है वो आपका यहाँ पे क्या जाएगा, राइट आंसर जाएगा। ठीक है, चौथे क्वेश्चन की बात करें, केक इन विच हाईएस्ट अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इज प्रेजेंट। कह रहा है कि भाई कौन सा ऐसा केक है, ऑयल सीड केक है। ठीक है, ये वो खाने वाले बर्थडे वाले केक नहीं है, ऑयल सीड केक है। कह रहे कौन सा केक है जिसमें नाइट्रोजन कंटेंट सबसे ज़्यादा है, नीम वाला, कैस्टर वाला, ग्राउंडनट वाला या फिर लिनसीड केक वाला। देखो भले आपको सारे के सारे यहाँ पे कंसनट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर की बात कर रहा है, कंसनट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर्स। ठीक है, यहाँ पे कई सारे केक्स होते हैं। होते क्या है भाई ये केक, भाई केक क्या होते हैं, जैसे मस्टर्ड केक की बात करते हैं तो मस्टर्ड से हमने ऑयल एक्सट्रैक्ट किया, तेल तो हमने मार्केट में ले जाके बेच दिया, पर ऑयल निकालने के बाद जो एक्सट्रैक्ट बच गया है, ठीक है, उसकी भी कुछ न्यूट्रिएंट वैल्यू होती है, तो उसको धूप में सुखा के उसका केक बना लिया। ठीक है, उसको बोल दिया हमने क्या, मस्टर्ड केक बोल दिया। इसी तरीके से अलग अलग केक बनते हैं। अब मुझे सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन कंटेंट किस में है, देखो आपको भले सबके नाइट्रोजन या न्यूट्रिएंट कंटेंट याद रहे ना रहे, बट सबसे ज़्यादा वाले आपको याद रहने चाहिए। जैसे कि ग्राउंडनट केक में यहाँ पे नाइट्रोजन जो है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा, तो सी ऑप्शन यहाँ पे जो है आपका करेक्ट जाएगा। तो नॉन एडिबल केक्स का यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसमें देखो यहाँ पे आपका यहाँ पे जैसे सेफ्लावर का यहाँ पे लिखा हुआ है, और उसके अलावा आपका यहाँ पे ये रहा कैस्टर केक, तो इनमें जो है न्यूट्रिएंट कंटेंट ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा सेफ्लावर डिकॉर्टिकेटेड में। एडिबल वाले की बात करेंगे क्योंकि ग्राउंडनट आते हैं आपका एडिबल वाले में, और सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन कंटेंट भी किस में है आपका, एक सेफ्लावर डिकॉर्टिकेटेड में होगा 7.9, और दूसरा आपका कहाँ गया, ग्राउंडनट केक होगा। ये दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखने, इनकी नाइट्रोजन कंटेंट भी याद रखने, 7.9 और 7.3% होगा। ठीक है,
तो ये आपको चीज़ें जो है याद करके जानी है। कह रहे कौन सी क्रॉप है जो आपका पाउडरी मिल्ड्यू से हैवली इन्फेस्टेड हो जाती है, जिसमें पाउडरी मिल्ड्यू ज़्यादा लगता है, ठीक है। मान लीजिए उसकी लीफ है, उसमें पहले डार्क डार्क से छोटे से स्पॉट बनते हैं और वो स्पॉट फिर धीरे धीरे एकदम वाइट कलर के पाउडरी मास में कन्वर्ट हो जाते हैं, वाइट पाउडर जैसा बन जाते हैं। तो कई सारी क्रॉप में होता है पाउडरी मिल्ड्यू, ठीक है। बट अगर एक मेजर क्रॉप की बात करें तो वो यहाँ पे है कौन सा, पी में होता है आपका कौन, पाउडरी मिल्ड्यू, ठीक है। तो भाई पाउडरी मिल्ड्यू के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हम लोग सल्फर वगैरह का पाउडरी मिल्ड्यू के कंट्रोल के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि डार्क स्पॉट बनते हैं, धीरे धीरे वाइट में क्या होते हैं, कन्वर्ट होने लग जाते हैं। और कई बार पोर्ट्स भी, जो पी के पोर्ट्स होते हैं वो भी जो है थोड़े छोटे रह जाते हैं आपके, वो भी ढंग से ग्रो नहीं कर पाते, ठीक है। तो जो आपका पाउडरी मिल्ड्यू है वो पी की एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्या है, डिसीज है। अब कह रहे हैं कि विच वेजिटेबल इज ग्रोन बाय ट्रांसप्लांटिंग सीडलिंग, हॉर्टिकल्चर का क्वेश्चन। कह रहे हैं कि भाई इनमें से मस्क मेलन, कैबेज, कैरेट या रेडिश किसकी सीडलिंग लगाएंगे, ठीक है, और किसको ट्रांसप्लांट करेंगे। राइस तो चलो करते ही हम ट्रांसप्लांट, पर अगर वेजिटेबल में पूछ दे किसको करते हैं तो क्या बताओगे, ये कौन सी क्रॉप दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। ना ये मस्क मेलन है, ना ये कैरेट है, ना ये रेडिश है। मस्क मेलन, कैरेट एंड रेडिश इनको मोस्टली किससे करते हैं, सीड से प्रोपोगेट करते हैं। और कैबेज की बात करें तो कैबेज के केस में जो है नर्सरी को लगाया जाता है और इसको ट्रांसप्लांटिंग फिर करी जाती है। तो याद रखना कैबेज इंपॉर्टेंट है, जिसको नर्सरी लगाते हैं उसके बाद ट्रांसप्लांट करा जाता है, ठीक है। विच वन इज कुकर बिट, अब ये तो भाई इस टाइप के क्वेश्चन बड़े पूछे हुए हैं ना, क्योंकि भाई इन्हें पता है जूलॉजी बॉटनी वाले भी बिठाए हुए हैं, तो उनको भी एकदम बेसिक एग्रीकल्चर का आइडिया होना चाहिए। तो आपसे भी जूलॉजी और बॉटनी के क्वेश्चन पूछेंगे हम लोग अगले सेशंस में, देखेंगे जूलॉजी में क्या पूछा, बॉटनी में क्या पूछा। 11-12 की भी अगर आप ढंग से पढ़ जाओगे ना, एनसीईआरटी बायोलॉजी वाली, फिर भी आपका ऑलमोस्ट काम चल जाएगा, वहाँ से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर बाकी कौन सी रीजनिंग तो आपको भी करना ही पड़ेगा, तो आपका बस इतना सफिशिएंट होता है। तो विच वन इज कुकर बीट, पी, ओकरा, बॉटल गोर्ड या फिर कैरेट। तो भाई कुकर बीट में आपका क्या आ गया, बॉटल गोर्ड यानी लौकी आ गई, ठीक है। तो कुकम्बर, मेलन, वाटर मेलन है, स्क्वाश है, ठीक है, आपका पंपकिन है, ये सब कुछ आपका किस में आएगा, बॉटल गोर्ड हो गई, ये सब जो है आपका कुकर बीट्स के अंदर आ जाता है। ऐसे एक और आसान क्वेश्चन है, विच वन इज कोल क्रॉप। अब किसको नहीं पता कि भाई कौन सी कोल क्रॉप है इनमें से, तो नोल खोल इज आ कोल क्रॉप, ठीक है। तो कोल क्रॉप्स वगैरह क्या होती है, आपकी जो ब्रेसिका वाली कई सारी आपकी वेजिटेबल्स है, ब्रेसिका वाली मतलब ब्रोकली है, ब्रसल स्प्राउट्स है, कैबेज है, कॉलीफ्लावर है, सब के सब किस में आएंगे, सब के सब कोल क्रॉप्स के अंदर ही आते हैं। तो ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट जाएगा। देखो भाई क्वेश्चन आसान है, इसलिए मैं टाइम नहीं लगा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको बस क्वेश्चन दिखा रहा हूँ कि क्या पूछे हुए हैं, किस तरीके से पूछे हुए हैं। फैमिली ऑफ स्वीट पोटैटो, अब ये कौन नहीं बता सकता भाई स्वीट पोटैटो की फैमिली होती है क्या, कॉन्वोल्यूलेसी होती है स्वीट पोटैटो की फैमिली, ठीक है। तो ये तो सिंपल सी क्वेश्चन यहाँ पे काफ़ी इजी क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। रेफेनस सटाइवा इज अ बॉटनिकल नेम ऑफ, अब इससे टफ क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो मुझे नहीं पता है ना, पर इतने टफ क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है भाई। तो रेफेनस सटाइवा आपका यहाँ पे क्या जाएगा, रेफेनस सटाइवा इज रेडिस, ठीक है। रेडिस को ही हम लोग रेफेनस सटाइवस भी कह देते हैं। रेडिस की फैमिली क्या होती है, जरा ये बताओ, सोचो जरा, रेडिस की फैमिली क्या होती है। अब देखो क्या कह रहा है कि एन इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश कैरेक्टर ऑफ द क्लास इंसेक्टा, ठीक है। इंसेक्टा जो आपकी क्लास है उसका आपका मेन फीचर क्या है, क्या इसमें जॉइंट अपेंडेजेस होते हैं। तो वो इंसेक्ट का एक फीचर ये भी है कि उसकी जो बॉडी है वो आपका हेड, थोरेक्स, एब्डोमन इन तीनों पार्ट में डिवाइड है। जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं, उसके आप लेग की बात करोगे तो 5-6 उसमें जॉइंट्स प्रेजेंट होंगे, एंटीना की बात करोगे जॉइंट्स प्रेजेंट होंगे, बॉडी में भी जॉइंट्स प्रेजेंट हैं। कंपाउंड आइज, हाँ मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट, ऐसा नहीं कहूँगा 100%, पर मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट के पास 1 पेयर कंपाउंड आइज भी होती हैं, ठीक है। और 6 लेग, इनका खास बात क्या है कि इनके पास जो है 6 लेग प्रेजेंट होते हैं, 3 पेयर्स या फिर 6 लेग प्रेजेंट होते हैं। तो डी ऑप्शन ऑल ऑफ दीज जाएगा, ये तीनों प्रॉपर्टी जो है वो इंसेक्ट की ही है, ठीक है। सिल्क इज द सिक्रीशन ऑफ, भाई सिल्क तो अब आपको पता है कि कितना इंपॉर्टेंट है, एफओ के रिगार्डिंग तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन बनता है। तो भाई जो सिल्क होता है, ठीक है, जो आपका यहाँ पे कोकून है, ठीक है, कोकून के अंदर क्या है, यहाँ पे छोटा सा कैटरपिलर है एक सिल्क वॉर्म का, ठीक। इसके जो सेलेवरी ग्लैंड होते हैं जिनको हम लेबियल ग्लैंड भी कहते हैं, क्या कहते हैं, लेबियल ग्लैंड। और ये जो लेबियल ग्लैंड है ये सेलेवरी ग्लैंड का मॉडिफिकेशन है, ठीक है, स्लेवरी ग्लैंड का मॉडिफिकेशन है, इसी से ये क्या निकालेगा, सिल्क निकालेगा और अपना कोकून बनाएगा। तो यहाँ पे आपका सिल्क जो है स्लेवरी ग्लैंड से रिलीज किया जाता है। तो ए ऑप्शन अगर आपको पता था तो बिल्कुल सही, आसान क्वेश्चन है, स्लेवरी ग्लैंड। विच इज नॉट अ रूट, बताओ भाई कौन सी लीफ है, कौन सी रूट है। पोटैटो, कैरेट, स्वीट पोटैटो या फिर रेडिश, सबकी सब यहाँ पे रूट का मॉडिफिकेशन है, ठीक है। सबके सब एक को छोड़ दो तो बाकी सब क्या है, रूट हैं जो थोड़ा सा स्वेल कर गए हैं, फूल गए हैं फूड स्टोर करने के लिए, और इसको हम लोग
खाते हैं, ठीक है। तो ये सब रूट का मॉडिफिकेशन है। और अगर हम बात करते हैं पोटैटो की, तो भाई पोटैटो इज नॉट अ रूट, इट इज अ स्टेम मॉडिफिकेशन। पोटैटो किसका है? स्टेम का मॉडिफिकेशन है पोटैटो। तो ये रहा भाई पोटैटो, तो दिस इज अ मॉडिफाइड स्टेम, ठीक है। ये भी स्टेम है, ऊपर भी स्टेम है, ये भी आपका स्टेम ही है, और इसके नीचे जो है रूट्स जो है निकलेंगे इसके नीचे, ठीक है। तो पोटैटो इज अ मॉडिफाइड स्टेम। इसमें जो इस तरीके की यहाँ पे नोड्स, ये जो इसकी आइज है ये इसके नोड्स होते हैं, ये इसके क्या है, ये इसके नोड होते हैं। नोड के बीच का जो आपका दो नोड के बीच का जो स्पेस आएगा उसको हम इंटरनोड कहते हैं। तो ये वही वाले नोड है जो इसकी आई की तरह काम करते हैं। तो दिस इज पोटैटो जो स्टेम की तरह काम करेगा। शॉर्ट डे प्लांट कौन सा है भाई, बताओ? ज़्यादातर खरीफ प्लांट आपके शॉर्ट डे में आएंगे कि रबी प्लांट आएंगे? अच्छा, वैसे ये ऑप्शन यहाँ पे बड़े आसान लिखे हुए हैं, क्योंकि भाई जैसे टोमेटो की बात करें इट इज अ डे न्यूट्रल, पेपर भी आपका मोस्टली इसी में आ जाएगा। सनफ्लावर की बात करें ये भी आपका क्या है, डे न्यूट्रल क्रॉप है। बचा क्या? सोयाबीन बचा। सोयाबीन इज अ खरीफ क्रॉप, खरीफ क्रॉप है, ठीक है। आपको जब इसको जर्मिनेट करोगे, आप सोइंग करोगे, तो आप कब करोगे इसकी सोइंग? थोड़ा सा गर्मियों के आसपास इसकी आप सोइंग करोगे। इसकी फ्लावरिंग कब आएगी? इसकी फ्लावरिंग या जो फ्रूटिंग है वो आएगी थोड़ा सा जब टेम्परेचर थोड़ा कूल हो जाएगा, दिन थोड़े छोटे हो जाएंगे, ठीक है, ठंडियों के टाइम पे। तो ये आपका शॉर्ट डे प्लांट के अंदर आएगा। कौन? सी ऑप्शन, सोयाबीन। इन होमोजाइगस प्लांट सेल पॉलिनेशन, ठीक है। कह रहे कि भाई होमोजाइगस प्लांट है, ठीक है। होमोजाइगस मतलब कैपिटल ए की बात कर लें या स्मॉल ए की बात कर लें, तो ये क्या है? होमोजाइगस प्लांट है। तो कह रहे कि इसमें यील्ड, अगर हम लोग होमोजाइगस प्लांट की बात करें और इसमें सेल पॉलिनेशन हो जाए, ठीक है, इसका इसी के साथ हम क्रॉस करा दें, ठीक है, तो कह रहे जो इसकी प्रोजेनी होगी उसमें वेरिएशन नहीं आएगा, कोई वेरिएबल नहीं होगा। कह रहे कि उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन आएगा, ये हम करा ही नहीं सकते, ये तो आप कभी भी, ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा अडेप्टेशन वगैरह आते हैं। तो भाई अगर आपका यहाँ पे होमोजाइगस कंडीशन में प्लांट है और आप इसकी सेल्फिंग कराओगे, तो बनने वाला प्लांट भी उसकी डुप्लीकेट कॉपी ही बनेगा, मतलब उसमें वेरिएशन जो है वो नहीं आएगा। होमोजाइगस प्लांट में सेल्फ, अगर हम सेल्फिंग कराते हैं तो उसमें कोई वेरिएशन नहीं आएगा, ठीक है। तो ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। आसान क्वेश्चन था, ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है भाई। एपोमिक्सिस इन प्लांट मीन्स डेवलपमेंट ऑफ अ प्लांट। देखो कुछ क्वेश्चन, कुछ नहीं, कई सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़ा सा ओवरलैप करेंगे, कि आप उसको एग्रीकल्चर में पढ़ो कि बॉटनी में पढ़ो कि जूलॉजी में पढ़ो, ठीक है। जैसे ये वाला क्वेश्चन भी थोड़ा सा है, तो कई सारे क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो आपने एग्रीकल्चर में पढ़ रखे हैं, पर वो आपसे बॉटनी से भी पूछ सकता है, या फिर आपने उसको बॉटनी में पढ़ा था, वो हो सकता है आपसे एग्रीकल्चर में भी उन क्वेश्चन को पूछते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। तो एपोमिक्सिस क्या होता है भाई? एपोमिक्सिस जो है आपका कह रहे हैं कि प्लांट का डेवलपमेंट करेंगे स्टेम कटिंग से, रूट कटिंग से, गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होगा इसमें, या फिर गैमेट्स का फ्यूजन होगा इसमें। तो एपोमिक्सिस क्या होगा? नॉर्मल कंडीशन में मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज करते हैं और तब जाके सीड या एम्ब्रियो बनता है। अगर आपका यहाँ पे गैमेट्स का फ्यूजन ना हो और आपका जो सिंगल गैमेट है उसी से डायरेक्ट एम्ब्रियो बन जाए, ठीक है, एम्ब्रियो यानी कि एम्ब्रियो मतलब सीड या फिर प्लांट बन जाए, तो उसको हम कहते हैं क्या? एपोमिक्सिस। तो विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट अगर एम्ब्रियो बन रहा है तो दैट इज नोन एज एपोमिक्सिस, ठीक है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जाएगा। इन्फ्लोरेसेंस ऑफ बार्लेज, बार्ले का इन्फ्लोरेसेंस बताओ भाई। साइमोज, रेसिमोज, कंपाउंड, स्पेशल, ठीक है। अब ये भी देखो, आप बॉटनी में पूछो या फिर आप चाहो एग्रीकल्चर में पूछो, है ना, उनकी मर्जी। साइमोज होगा, रेसिमोज होगा, कंपाउंड होगा या फिर स्पेशल होगा, ठीक है। देखो साइमोज और रेसिमोज, साइमोज में क्या होता है? साइमोज में इस तरीके से इन्फ्लोरेसेंस होता है, मतलब मान लो ये मेन स्टेम है, मेन स्टेम जो है उसमें लास्ट में फ्लावर लग जाएगा, ठीक है। मेन स्टेम की जो ब्रांचेस है, यहाँ पे एक फ्लावर है, यहाँ पे दूसरा फ्लावर है, यहाँ पे तीसरा फ्लावर है, ये मतलब ये साइमोज इन्फ्लोरेसेंस है। रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस में क्या डिफरेंस होगा? इसमें मेन स्टेम ग्रो करती रहेगी, मेन स्टेम जो है आपकी खत्म नहीं होगी, इसमें फ्लावर नहीं लगेगा, ठीक है। और जो इसकी मेन स्टेम है इसमें साइड में से ब्रांच आएगी और उसमें लगेंगे फ्लावर, ठीक है। अब इनकी अलग अलग ब्रांचिंग नहीं हो रही इसकी तरह, इसमें मेन स्टेम आगे बढ़ती जाएगी और उसमें जो है फ्लावर आएंगे, इन्फ्लोरेसेंस आएंगे, इसको हम बोलते हैं क्या? रेसिमोज। बार्ले में जो हमें देखने को मिलता है वो रेसिमोज ही देखने को मिलता है। रेसिमोज में भी कुछ अलग अलग टाइप होते हैं, बार्ले के केस में हमें स्पाइकलेट या स्पाइक वाला जो रेसिमोज है वो देखने को मिलता है। स्पाइक वाला में मतलब कि जो मैंने छोटी सी ब्रांच बनाई है ना, अगर आप इसको भी खत्म कर दो, जैसे कि ये है, अगर आप इसको भी खत्म कर दो और डायरेक्ट मेन स्टेम पे ही यहाँ पे फ्लावर आ गया, अगर डायरेक्ट मेन स्टेम पे फ्लावर आ गया तो इसको हम बोलते हैं क्या? स्पाइक टाइप ऑफ रेसिमोज। रेसिमोज की भी अलग अलग टाइप होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे करेक्ट जाएगा। तो यहाँ पे इस टाइप से बने हुए हैं कि भाई आपका रेसिम है, कोरिम्ब है, आपका कोरिम्बोज है, ठीक है,
बस मेन चीज़ क्या है रेसिमोज में कि जो मेन स्टेम है वो आपकी सीधा ग्रो होती रहेगी, इसलिए इसको हम इंडेफिनेट बोलते हैं कि मेन स्टेम ग्रो करती जा रही है और मेन स्टेम की ब्रांचेस आ रही हैं, उसमें जाके आपका यहाँ पे क्या होगा, इन्फ्लोरेसेंस लगेगा। ठीक है, ऐसी साइमोज होता है, और साइमोज की केस में क्या है, जो मेन स्टेम है उसके एंड में टर्मिनल पोर्शन में लग जाने वाला है फ्लावर, और जो उससे ब्रांचिंग निकलेगी उसमें यहाँ पे क्या होगा, इन्फ्लोरेसेंस जो है वो देखने को मिलेगा। दैट इज रेसिमोज फॉर यू एंड दैट इज साइमोज। और रेसिमोज में भी जो स्पाइक वाला है वो आपको देखने को मिलेगा बार्ली के अंदर। ठीक है, एक बार पढ़ लेना, अभी मैं जल्दी में बता रहा हूँ। ठीक है, पर बात दिमाग में घुस गई होगी, नहीं घुसी होगी तो एक बार रीडिंग मारना, उसको 2 मिनट में समझ आ जाएगा। फैमिली ऑफ मस्टर्ड इज, मैंने आपसे रेडिश की फैमिली पूछी थी, तो रेडिश की आपने बताई हो ना बताई हो, मस्टर्ड की तो बतानी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे आपसे एग्जाम में पूछा है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है इसकी फैमिली क्या है, अब कोई ये कहेगा कि ये मत कहना कि ब्रेसिकेसी होती है नो डाउट ब्रेसिकेसी भी होती है, पर ब्रेसिकेसी पुराना नाम था, ब्रेसिकेसी का नया नाम क्या है, क्रूसीफेरी। ठीक है, तो अगर रेडिश की फैमिली पूछता है, मस्टर्ड की फैमिली पूछता है, तो इन सबकी फैमिली क्या है, इन सबकी फैमिली क्या है, क्रूसीफेरी है इनकी फैमिली। ठीक है, तो ब्रेसिकेसी या क्रूसीफेरी, तो बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट यहाँ पे जाएगा। अच्छा, नीचे यहाँ पे सब लिखा हुआ है आपके लिए, हाँ ठीक है, ये कैबेज, ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, टर्निप, रैप्सिडी, सारी की सारी जो है इनकी फैमिली क्या है, ब्रेसिकेसी या क्रूसीफेरी इनकी फैमिली है। ठीक है, ओराइजा सेटाइवा इज द बॉटनिकल नेम ऑफ, इतना टफ क्वेश्चन। ठीक है, बताओ भाई ओराइजा सेटाइवा, मैं डिस्कस नहीं करूंगा इस क्वेश्चन को, आप ही बताओ। ठीक है, ओराइजा सेटाइवा किसको कहते हैं हम, ओराइजा सेटाइवा इज बॉटनिकल नेम ऑफ राइस, व्हीट का ट्रिटिकम एस्टिवम। ठीक है, अगर कोई जूलॉजी बॉटनी वाला देखेगा है ना, उसको हो सकता है एक बार के लिए देखना पड़े, तो एग्रीकल्चर वाला क्या देखेगा कि भाई ओराइजा सेटाइवा आपसे पूछ ले, ABCD पूछ लिया, एग्रीकल्चर का है। क्रॉप इन्फेक्टेड बाय करनाल बंट, ठीक है भाई, करनाल बंट निवोसिया इंडिका, करनाल बंट एक डिसीज है जो गेहूं में दिखती है आपको, और इसका नाम क्या है, इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो एक फंगस है जिसका नाम है निवोसिया इंडिका। ठीक है, दैट इज फंगस। ठीक है, तो करनाल बंट में इसी तरीके से यहाँ पे क्या होता है, ब्लैक कलर के यहाँ पे ये अपने स्पोर्स बनाते हैं निवोसिया इंडिका, तो ये वीट यानी गेहूं की जो है बीमारी है, सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट जाएगा। ठीक है, तो करनाल बंट जो है वो निवोसिया इंडिका की वजह से होता है। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्या मैं आंसर, तो आप बता दो फिर जल्दी जल्दी। द रेड कलर इन राइप टोमेटो एंड रेड पेपर इज ड्यू टू, कह रहे भाई रेड कलर क्यों आता है, ये तो आपको भाई याद करने वाली चीज़ें, सीधा सीधा टोमेटो में रेड कलर किसकी वजह से आएगा, क्या कैरोटीन की वजह से आएगा, जेंथोफिल की वजह से आएगा, लाइकोपीन की वजह से आएगा, या एट्रोपिन की वजह से आएगा। एक बार के लिए मुझे बताएगा कोई कि कैरोटीन और जेंथोफिल जो है ये कौन से कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कैरोटीन किस टाइप का कलर देता है और जेंथोफिल किस टाइप का कलर देता है। ठीक है, क्योंकि भाई जो लाइकोपीन है वो आपका जो है टोमेटो में रेड कलर देता है। आई होप ये सब आपको पता है, इजी क्वेश्चन है, सी ऑप्शन लाइकोपीन जो है वो आपका करेक्ट जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलो भाई एग्रीकल्चर के क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं पूछे, पर इसके बाद हम जूलॉजी और बॉटनी वाले भी डिस्कस करेंगे अगले सेशन में। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन राइजोपस, स्पोरेंजिया, राइजोइड्स, कोलोमेला या फिर सीटी। ठीक है भाई, राइजोपस की अगर हम बात करें तो राइजोपस में एक तो आपका जूस्पोर्स नहीं होते, क्या नहीं होते, जूस्पोर्स, मोटाइल स्ट्रक्चर जो है राइजोस्पोर में अब्सेंट होते हैं। ठीक है, जूस्पोर नहीं होते, जूस्पोर के अलावा इसमें सीटे भी नहीं होते। ठीक है, सीटे भी इसमें नहीं होते, बाकी स्पोरेंजिया होता है, राइजोइड्स होता है, कोलोमेला ये सब भी होता है। कोलोमेला भी एक स्ट्रक्चर है, स्पोरेंजिया के अंदर ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, डीप में नहीं जा रहा मैं, पर यहाँ पे सीटे जो हैं वो यहाँ पे क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं। उसके अलावा मोटाइल आपके जो स्पोर्स वगैरह हैं वो भी राइजोपस के अंदर क्या होंगे, अब्सेंट होंगे, तो जूस्पोर भी इसमें नहीं होते, सीटे भी नहीं होते। ठीक है, C4 प्लांट कौन सा है भाई, C4 प्लांट कौन सा है, C3 प्लांट एंड C4 प्लांट सबको पता है क्या होते हैं। ठीक है, C4 की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे मेज आ जाएगा आपका, मेज के अलावा एक तो आपका आंसर हो जाएगा, उसके अलावा शुगर केन वगैरह हो गए, ये सब C4 प्लांट हैं। ठीक है, दीज आर C4 प्लांट, आपको तो बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि भाई बॉटनी भी तो पढ़नी है। तो C3 प्लांट क्या होता है, C4 प्लांट क्या होता है, व्हाट इज क्रेंज एनाटॉमी, ठीक है, जेंथोफिल सेल क्या है, मीजोफिल सेल क्या है, ये सब पता होना चाहिए। ठीक है, तो मेज है, सोरगम है और शुगर केन है। सोरगम को ही हम क्या बोलते हैं, सोरगम इज नोन एज ज्वार, तो ज्वार जो है यहाँ पे वो क्या है, C4 प्लांट है यहाँ पे। ठीक है, तो ज्वार इज आ C4 प्लांट। कौन सी क्रॉप्स हैं जिसमें सल्फर की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, अब इसको आप चाहो तो फिजियोलॉजी में डाल दो इस क्वेश्चन को, आप चाहो तो इसको एग्रोनॉमी में डाल दो, क्रॉप का पूछ लिया, आप चाहो तो इसको सॉइल साइंस में डाल दो, न्यूट्रिएंट का पूछ लिया, किसी में भी डाल दो। ठीक है, एफओ में भी पूछा हुआ था इस बार, इसी बार वाले एफओ में ऐसा भी कुछ क्वेश्चन आया हुआ था, है ना। तो सल्फर की रिक्वायरमेंट होगी ज़्यादा किसमें, ऑयल सीड्स क्रॉप में।
ठीक है, सल्फर की रिक्वायरमेंट ऑयल सीड क्रॉप में ज़्यादा होती है, स्पेशली जब हम बात करते हैं क्रूसीफेरी या ब्रेसी की फैमिली, मतलब मस्टर्ड वगैरह की जब हम बात करते हैं वहाँ पे आपका थोड़ा, या ब्रेसिक ऐसी फैमिली या क्रूसीफेरी फैमिली की बात करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है सल्फर की, स्पेशली ऑयल सीड पर्पस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो होगा ऑयल सीड क्रॉप वो आपका यहाँ पे बिल्कुल सही जाएगा। पोटैटो बिलोंग्स टू विच फैमिली, बताओ भाई पोटैटो की फैमिली क्या है, ग्रामिनी है, कंपोजिटी है, सोलिनेसी है या फिर मालवेसी है। ठीक है, तो भाई ग्रामिनी आप सबको पता है, ग्रामिनी फैमिली के अंदर ही आपके ग्रामिनी या पोएसी फैमिली जो हो गई, उसमें राइस वीट ये सारी चीज़ें जो हैं आ जाती है। पर अगर आपसे पूछता है कि भाई पोटैटो की फैमिली बताओ, टोमेटो की फैमिली बता दो हमको, ठीक है, चिली विली की फैमिली बता दो, तो ये सारी की फैमिली किसकी है भाई, सोलिनेसी के अंदर ये सारी क्रॉप आ जाती हैं। ठीक है, आपकी कौन कौन सी हो गए, पोटैटो है, टोमेटो है, चिली है, सब कुछ आपका सोलिनेसियस फैमिली के अंदर ही आता है। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट है ऑप्शन। डी ऑप्शन में क्या लिखा है आपका, मालवेसी। मालवेसी किसकी फैमिली है, कॉटन की फैमिली क्या है भाई, मालवेसी। फाइबर ड्राइव्ड फ्रॉम सीड कोट इज क्वायर, फ्लैक्स, कॉटन या फिर हेम्प। ठीक है, क्वायर आपका किसका फाइबर है, कोकोनट का, फ्लैक्स लिनसीड, ठीक है, उसके अलावा कॉटन की बात कर रहे हैं और हेम्प की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब जो ये सीड कोट की बात कर रहा है, तो ये फाइबर जो है ये सीड कोट के एपिडर्मिस से निकलता है, इसको हम लोग एपिडर्मल फाइबर भी कहते हैं। एपिडर्मल फाइबर क्यों, क्योंकि जो सीड है उस प्लांट का, उसकी एपिडर्मिस, एपिडर्मिस मतलब जो सीड कोट की एकदम बाहर की लेयर है, वहाँ से ये जो है आपका निकलता है। और क्या बोलते हैं हम इसको, दिस इज नोन एज कॉटन। तो कॉटन इज आपका क्या, यहाँ पे सीड कोट के एपिडर्मिस से निकलता है, दैट इज कॉटन फॉर यू। तो कॉटन जो है वो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा। ठीक है, तो इट इज एपिडर्मल फाइबर, कौन, कॉटन। विच टाइप ऑफ सॉइल वाटर, तीसरा या चौथा क्वेश्चन है सॉइल का। विच टाइप ऑफ सॉइल वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय रूट हेयर्स ऑफ प्लांट। अब सॉइल साइंस पढ़ानी है तो फिर ध्यान तो जाएगा ही कि सॉइल के कितने क्वेश्चन आए। ठीक है, अब बताओ भाई प्लांट जो है कौन सी टाइप के पानी को अपटेक करता है। तो आपको सबको पता है कि सबसे ऊपर क्या आता है आपका, ग्रेविटेशनल वाटर आता है सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद आपका आता है, चलो फील्ड कैपेसिटी लिख लो, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट लिख लो। अब ये रिवीजन है, यहाँ पे मैं आपको ये समझाने नहीं बैठ रहा हूँ, 10 मिनट का टॉपिक है तो 10 मिनट लग जाएंगे आपको। ठीक है, बट कई सारे सेशन में समझाया तो वहाँ पे आप एक बार देख सकते हो। इसके अलावा आता है आपका हाइग्रोस्कोपिक कोएफिशिएंट। ठीक, तो भाई ग्रेविटेशनल वाटर जो होता है वो प्लांट के लिए अवेलेबल नहीं होता, बहुत जल्दी रिमूव हो जाता है, सॉइल से तुरंत ही रिमूव हो जाता है, तो प्लांट अपटेक नहीं कर पाता। फील्ड कैपेसिटी से लेके परमानेंट विल्टिंग पॉइंट तक जो पानी होगा, इसको हम बोलते हैं क्या, अवेलेबल वाटर। और यही वाला पानी प्लांट अपटेक कर पाता है। ठीक है, और जो कैपिलरी वाटर की अगर हम बात करते हैं तो आपका फील्ड कैपेसिटी से लेके हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट तक जो है पूरा आपका कैपिलरी वाटर होता है। ठीक है, आपका अवेलेबल वाटर सिर्फ परमानेंट विल्टिंग पॉइंट तक है, पर कैपिलरी वाटर जो है वो आपका फील्ड कैपेसिटी से हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट तक है। तो भाई कैपिलरी वाटर का ही एक पोर्शन है जो प्लांट के लिए अवेलेबल होता है, जो प्लांट अपटेक करता है। तो बी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे करेक्ट जाएगा, कैपिलरी वाटर। ठीक है, फील्ड कैपेसिटी से परमानेंट विल्टिंग पॉइंट तक, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट से हाइग्रोस्कोपिक तक भी है कैपिलरी वाटर, पर वो वाला प्लांट के लिए अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा कैपिलरी वाटर। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हियर। इफ अ सेल लूज वाटर व्हेन प्लेस्ड इन अ सॉल्यूशन, तो उस सॉल्यूशन को क्या कहेंगे। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है आपने एक सॉल्यूशन था, ये रहा एक बीकर, इसमें कुछ सॉल्यूशन लिक्विड भरा था। ठीक है, आपने इसके अंदर सेल डाल दिया, आपने इसके अंदर एक सेल डाल दिया। अब थोड़ी देर में क्या होगा, ये बेचारा जो सेल है ये श्रिंक कर जाएगा, हाँ लूजेस वाटर। ठीक है, ये सेल आपका छोटा हो जाएगा क्योंकि पानी जो है इससे बाहर की तरफ आ जाएगा। ठीक है, पानी जो है क्या होगा, इससे बाहर की तरफ आएगा। क्यों आएगा, ऑस्मोसिस वाला एक प्रोसेस है वो यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, अब क्या है भाई यहाँ पे हमेशा याद रखना कि वाटर जो है जिधर भी आपका जो गाढ़ा सॉल्यूशन है या जिधर सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा है उधर की तरफ मूव करेगा। मतलब अगर वाटर बाहर मूव करा है तो बाहर सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा था, बाहर क्या था, सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा था। और जिधर भी सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा होगा, ठीक है, या जिधर भी सॉल्यूशन थोड़ा थिक होगा, गाढ़ा होगा, वाटर हमेशा उधर की तरफ निकलेगा। ठीक है, और अगर सॉल्ट कंटेंट जिधर की तरफ ज़्यादा है उसी को हम बोलते हैं क्या, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर जो है हाइपरटोनिक जाएगा। अगर यहाँ पे पानी सेल के अंदर आ रहा होता तो हम कहते कि भाई सेल के अंदर सॉल्ट ज़्यादा है। अब सेल के अंदर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, सेल के बाहर हाइपोटोनिक है। ठीक है, पर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सेल के अंदर हाइपोटोनिक हो गया और बाहर जहाँ सॉल्ट ज़्यादा है वो उसको हम क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। तो सी आंसर जो है आपका करेक्ट होगा।
ठीक है, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, अब ये भी आपका बॉटनी में पढ़ लो या फिर आप प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ लो। विच एलिमेंट इंड्यूसेस, 5वां क्वेश्चन आ गया सॉइल साइंस का, ठीक है, 50 क्वेश्चन में से 5 आ गए ना। विच एलिमेंट इंड्यूसेज डिसीज टॉलरेंस इन प्लांट, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार मैंने बोला है कि ये एलिमेंट जो है ये टॉलरेंस प्रोवाइड करता है। पहला पॉइंट ये बताता हूँ हमेशा, टॉलरेंस प्रोवाइड करता है। किस चीज़ के रिगार्डिंग टॉलरेंस प्रोवाइड करता है? एक तो ये कोल्ड के रिगार्डिंग टॉलरेंस प्रोवाइड करेगा, ठीक है, कोल्ड हो गया यहाँ पे आपका। उसके अलावा डिसीज एंड पेस्ट, डिसीज एंड पेस्ट, एक और कोई चीज़ थी, एक चीज़ के अलावा और टॉलरेंस प्रोवाइड करता है, जैसे दिमाग में आएगा बताता हूँ, ठीक है। तो कोल्ड के लिए ये टॉलरेंस प्रोवाइड करेगा, हाँ ड्रॉट, ड्रॉट के लिए भी प्रोवाइड करेगा टॉलरेंस, ड्रॉट हो गया, ठीक है, सूखा पड़ना, कोल्ड मतलब बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, या फिर डिसीज एंड पेस्ट। तो इसलिए ये एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसीज एंड पेस्ट में अगर हम इसका यूज कर सकते हैं तो इसको हम लोग इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में इसका इस्तेमाल लेके आते हैं कि हमें पेस्टिसाइड कम डालने पड़े, हम पोटेशियम थोड़ा सा ज़्यादा डाल दें तो यहाँ पे क्या होगा, पेस्ट जो है थोड़े से कम लगेंगे क्रॉप में। तो पोटेशियम इज वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग दिस, ठीक है। तो डिसीज एंड पेस्ट के लिए हम लोग पोटेशियम का जो यूज है वो कर सकते हैं। तो डी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट एंड आई होप कि आपको पता था। 6वां क्वेश्चन, प्लांट्स टॉलरेंट टू हाई सेलिनिटी कंडीशन आर कॉल्ड एज, भाई ऐसे प्लांट जो हाई सेलिनिटी, सॉल्ट अगर कंटेंट ज़्यादा है सॉइल में फिर भी इनको ज़्यादा दिक्कत नहीं है, झेल लेंगे, काम चला लेंगे, तो इनको हम बोलते हैं क्या, हेलोफाइट्स बोलते हैं। दीज आर नोन एज हेलोफाइट्स, ठीक है। तो हेलोफाइट्स आपको पता होना चाहिए, हेलोफाइट्स, ठीक है, क्योंकि भाई हेलो मतलब ही होता है सॉल्ट, हेलोजेंस बोलते हैं। हेलोजेंस वो कंपाउंड होते हैं जो सॉल्ट्स बनाते हैं, तो उसी से यहाँ पे एक वर्ड बन गया क्या, हेलोफाइट्स। फाइट्स मतलब प्लांट, तो जो सॉल्ट लविंग प्लांट है उनको हम लोग हेलोफाइट्स भी कह सकते हैं, जो सॉल्ट वाली कंडीशन में इजीली ग्रो कर जाएंगे। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। राइस के इन्फ्लोरेसेंस को क्या बोलते हैं? तो भाई राइस के इन्फ्लोरेसेंस को अपन बोलेंगे क्या, पेनिकल बोलते हैं, ठीक है। जो राइस का इन्फ्लोरेसेंस है, राइस की जो मेन स्टेम है वो जहाँ पे एंड होती है, ठीक है, राइस की जो स्टेम है वो जहाँ पे एंड होती है वहीं पे उसका पेनिकल फॉर्मेशन होगा, जहाँ पे ग्रेन्स वगैरह राइस में जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। तो सी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। पायरिला की फैमिली पूछिए, अब ये तो भाई आपको याद करना था, ठीक है, बट पायरिला बहुत इंपॉर्टेंट पेस्ट है। किसका पेस्ट है पायरिला, ठीक है, पायरिला पेस्ट है किसका, शुगर केन का, बहुत इंपॉर्टेंट पेस्ट है। इस पायरिला के लिए हम लोग एक एग पैरासिटाइड भी यूज करते हैं, वो भी आपसे एग्जाम में पूछता है। अब मुझे कोई बताएगा कि ये एग पैरासिटाइड का नाम क्या है जो हम पायरिला के लिए यूज करते हैं, कि भाई एग पैरासिटाइड हमने डाला, वो पायरिला के एग पे फीड करेगा और पायरिला आपका क्या होगा, कंट्रोल में आ जाएगा, ठीक है। तो भाई पायरिला की बात करें तो इसकी फैमिली कौन सी है, फुलगोरिडाई, बी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे करेक्ट जाएगा। बताओ भाई एग पैरासिटाइड का नाम अगर किसी को पता है आप में से। इसके अलावा यहाँ पूछता है नाइट्रोजन इज अवेलेबल फॉर प्लांट इन द फॉर्म ऑफ, 7वां या 8वां क्वेश्चन पे आ गए हम लोग, ठीक है, 6 क्वेश्चन तो हो गए थे हमारे। अब नाइट्रोजन प्लांट को किस फॉर्म में अवेलेबल होगा? नाइट्रोजन प्लांट को 2 फॉर्म में अवेलेबल होता है, ठीक है। सॉइल में आपका 98% जो नाइट्रोजन है वो होगा ऑर्गेनिक फॉर्म में, ऑर्गेनिक मतलब प्रोटीन, अमीनो एसिड, ये सब ऑर्गेनिक फॉर्म है, ठीक है, पर प्लांट उसको अपटेक नहीं कर सकता। बचा कुचा 2% वो होगा आपका इनऑर्गेनिक फॉर्म में। इनऑर्गेनिक में आपका N2, NO3 माइनस, NO2 माइनस, ये सारे जो केमिकल कंपाउंड दिख रहे हैं ये सभी आ जाते हैं, ठीक है, अमोनियम आयन हो गए, सब आ जाते हैं। पर प्लांट अपटेक किस फॉर्म में करेगा नाइट्रोजन का? तो हमेशा इन 2 फॉर्म में ही करता है, नाइट्रेट एंड अमोनियम आयन। मोस्ट ऑफ द प्लांट नाइट्रेट की फॉर्म में अपटेक करेंगे। राइस, टोबैको, इन 2-4 क्रॉप को छोड़ दो जो थोड़ा सा NH4+ वाली फॉर्म पसंद करते हैं, अमोनिया वाली, बाकी सारे प्लांट जो है मोस्टली वो नाइट्रेट की फॉर्म में जो है अपटेक करना पसंद करेंगे। नाइट्रेट इज NO3 माइनस, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है आपका यहाँ पे। चलो नाइट्रोजन के बाद आते हैं प्लांट हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल डिवीजन। अब फिर वही है बॉटनी एग्रीकल्चर जिसमें रख लो। तो भाई आपको पता है कि साइटोकाइनिन जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, सेल डिवीजन के लिए। तो साइटोकाइनिन का यहाँ पे यूज किया जाता है सेल को डिवाइड करने के लिए। कई बार साइटोकाइन को ऑक्सिजन के साथ यूज किया जाता है, ठीक है, पर मेन रोल जो सेल डिवीजन की अगर हम जब भी बात करते हैं तो इट इज वन एंड ओनली साइटोकाइनिन। तो बी ऑप्शन जो है वो जाएगा वहाँ पे करेक्ट। बताओ यहाँ क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर डिसीज ऑफ अनियन इन इंडिया। कह रहे भाई प्याज के अंदर एक मतलब सबसे मेजर डिसीज इंडिया के अंदर कौन सी होगी? लीफ ब्लाइट, स्मट, पर्पल ब्लॉच या फिर आपका क्या है वाइट रोट, ठीक है, 3 डिसीज के नाम लिखे हैं। तो भाई ये वाली डिसीज है जो अल्टरनेरिया पोराई से होती है, अल्टरनेरिया से होती है, ठीक है, अल्टरनेरिया से ये डिसीज होती है। कौन सी डिसीज? पर्पल ब्लॉच, ठीक है, लीफ भी खराब करता है ये,
आपका यहाँ पे कौन सी डिसीज है, पर्पल ब्लॉच है, जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट यहाँ पे जाएगा। देखो इस टाइप के 2 क्वेश्चन इन्होंने यहाँ पूछ लिए, 2 या 3 पूछ लिए, बल्कि एक में, हाँ 3 पूछ लिए, मुझे लग रहा है इस टाइप का तीसरा क्वेश्चन है। एक में पूछा था कि कौन सी एक आपका रूट वाली क्रॉप नहीं है, कौन सी एक आपका स्टेम वाली वेजिटेबल है, ऐसा कुछ एक और मतलब 2 क्वेश्चन ऐसे कुछ पहले भी आए थे। तीसरा भी वैसी क्वेश्चन पूछा है, कह रहे स्टेम वेजिटेबल इज कैरट, नॉलखोल, स्वीट पोटैटो, रेडिश। ठीक है, स्वीट पोटैटो रेडिश तो हमने बोला इट इज मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, किसका है, रूट का है। अब बात आती है किसकी, कैरेट की या फिर नॉलखोल की। कैरेट भी तो भाई रूट का ही मॉडिफिकेशन है, ये तीनों तो आपके यहाँ पे रूट के मॉडिफिकेशन हो गए। ऑप्शन भी तो आसान दिए आपको, क्या दिक्कत है फिर। तो बी ऑप्शन जो नॉलखोल होता है यहाँ पे, दिस इज नॉलखोल, तो नॉल इस खोल की जो स्टेम है, नॉलखोल की ये जो दिख रही है ये स्टेम ही है नॉलखोल की, इसी से लीफ निकल रही है, ये सोलन पोर्शन है, इसी को खाया जाता है और इसके बाद जो है इसकी रूट स्टार्ट होगी। तो नॉलखोल बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, तो नॉलखोल इज द राइट आंसर देयर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेबल इज अ मोनोकोट। अब इसको तो याद करना पड़ेगा आपको, कैबेज, अनियन, अखरा या मस्क मेलन। तो अनियन की बात करते हैं तो अनियन इज अ मोनोकोट वेजिटेबल, अनियन जो है मोनोकोट के अंदर आता है। आसान क्वेश्चन है, कुछ ऐसे टफ तो नहीं है, 1-2 क्वेश्चन टफ आएंगे तो ठीक है। तो इससे एक चीज़ और समझ में आ रही है हमको भाई कि एग्रीकल्चर तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, अगली बार और अच्छे से समझ में आएंगी चीज़ें जब हम जूलॉजी और बॉटनी के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, वहाँ से भी आपको एक आइडिया लेना है किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, कितनी डेप्थ में आ रहे हैं, कि क्वेश्चन वहाँ से भी आएंगे वो भी आपको करने हैं, कौन सी रीजनिंग आएगी वो भी आपको अच्छे से करने हैं, इतना ही करना है बस। हाँ, अब क्या कह रहा है, कह रहे कि भाई जो F1 जनरेशन होती है, हम 2 पेरेंट्स का क्रॉस कराते हैं, ए और बी का हम क्रॉस कराते हैं। ठीक है, इनका क्रॉस कराएंगे तो इनका जो बेबी बनेगा F1 प्रोजनी, F1 जनरेशन बन गई। ठीक है, अगर हम क्या करते हैं कि इस F1 का इन दोनों में से किसी एक पेरेंट के साथ क्रॉस करा दें तो इसको हम क्या बोलेंगे। ठीक है, तो अगर हम इस प्रोजनी का इसके पेरेंट के साथ क्रॉस कराने जा रहे हैं, प्लांट की बात हो रही है ना, कराने जा रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं क्या, बैक क्रॉस बोलते हैं। दिस इज नोन एज बैक क्रॉस। अगर हम मान लो कि एक पेरेंट डोमिनेंट होता और एक पेरेंट थोड़ा रेसेसिव होता और हम स्पेशली रेसेसिव वाले के साथ ही क्रॉस कराएं तो उसको हम टेस्ट क्रॉस भी कहते हैं, दैट इज नोन एज टेस्ट क्रॉस। पर अगर हम किसी भी पेरेंट के साथ नॉर्मली क्रॉस करा देते हैं, जनरली कैरेक्टर को ट्रांसफर करने के लिए कराया जाता है कि हम पेरेंट से चाहते हैं कुछ कैरेक्टर को इस प्रोजनी में लेके आना, तो इसलिए हम उसका क्रॉस जो है प्रोजनी के साथ कराते हैं, जनरली डोमिनेंट वाले के साथ कराते हैं क्योंकि हमें वो डोमिनेंट कैरेक्टर जो है F1 प्रोजनी में हम लोग लाना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है बैक क्रॉस में कराया जाएगा आपका F1 प्रोजनी का क्रॉस, किसके साथ, पेरेंट्स के साथ। एरगट इज एन इंपॉर्टेंट डिसीज ऑफ, वीट में होता है एरगट, सोरगम में होगा, पर मिलेट में होगा या मेज में होगा। जल्दी बताओ भाई, वीट तो उड़ा दो यहाँ से और मेज भी उड़ा दो। अब सोरगम या पर मिलेट में से एक आंसर जाएगा। सोरगम को अपन ज्वार भी बोलते हैं और पर मिलेट को अपन बाजरा भी बोलते हैं, तो एरगट ऑफ बाजरा, एरगट ऑफ बाजरा। ठीक है, क्लैविसा फ्यूजिफॉर्मिस बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना किससे होगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब बाजरा में थोड़े थोड़े उसके फ्लावर्स वगैरह होते हैं ना, उस टाइम पे वहाँ पे एक पिंक कलर का लिक्विड थोड़ा सा डिपॉजिट होने लगता है, पिंक कलर का एक लिक्विड सा सिक्रीट होता है। ठीक है, वो डिपॉजिट होने लगता है और धीरे धीरे पिंक लिक्विड हार्ड हो जाता है एकदम, और हार्ड ब्लैक कलर का स्क्लोरेसिया बन जाता है यहाँ पे किसका, क्लैविसा फ्यूजिफॉर्मिस का, और ये पूरा बाजरा का इन्फ्लोरेसेंस जो है वो खराब हो जाता है। तो सी ऑप्शन पर मिलेट जो है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर चला जाएगा। कौन सा कुकर बीट का फ्लावर है जो इवनिंग में खुलता है, क्यों खुलता है ये तो उसकी जेनेटिक्स को पता होगा, पर कौन सा है ये, इट इज बॉटल गार्ड। कौन सा है यहाँ पे, बॉटल गार्ड इज द राइट आंसर जो है वो आपका जाएगा। कौन सी वेजिटेबल जो है यहाँ पे एसिडिक इन नेचर में है, चिली, टोमेटो, ब्रिंजल या मस्कमेलन। ठीक है, यहाँ पे आपको एक हिंट दे रहा हूँ, इसका फ़र्क पड़ता है इसके यहाँ पे पोस्ट हार्वेस्ट में, कि पोस्ट हार्वेस्ट के बाद हमें उसको कैसे स्टोर करना है, कैसे प्रोसेस करना है, उस चीज़ पे मेन फ़र्क पड़ता है। तो चलो अब एक क्वेश्चन तो मुझे एटलीस्ट आप लोग भी बताओ। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन है जो इन्होंने थोड़ा सा मतलब पूछा है, थोड़ा सा ठीक सा पूछा है कि कौन से वेजिटेबल है जो एसिडिक नेचर की है, चिली है, टोमेटो है, ब्रिंजल है या फिर मस्कमेलन है। ठीक है, आसान क्वेश्चन है ये भी वैसे। ग्रीनिंग ऑफ पोटैटो रिजल्ट इन, अगर भाई पोटैटो ग्रीन होता जा रहा है तो फिर क्या होगा, उसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी बढ़ जाएगी, भाई ग्रीन हो गया, घट जाएगी उसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी, या फिर उसका डिसीज रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा या उसका डिजीज रेजिस्टेंस जो है वो घट जाएगा। ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर कर दिया, इसका टोमेटो ही इसका आंसर आएगा, अगर बाई चांस नहीं पता था तो टोमेटो इज द राइट आंसर, जो थोड़ा एसिडिक होता है। अब भाई पोटैटो क्या है आपका, ग्रीन कलर हो रहा है,
भाई अगर पोटैटो घर में आपको दिख गया कि थोड़ा पोर्शन ग्रीन हो गया तो ये मत करना कि इसको काटा और फिर खा लिया, कर सकते हो ऐसे, कोई दिक्कत नहीं, पर मैं तो बोलूँगा फेंक ही दो उसको सीधा, ठीक है, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे सोलिनिन नाम का कंपाउंड बनने लगता है एंड इट इज़ वेरी वेरी टॉक्सिक, ठीक है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है ये, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खा लिया तो डेथ भी हो सकती है इससे, नो डाउट, तो इट इज़ अ पॉइजन जिसको अवॉइड करना है। तो पोटैटो में जो ग्रीनिंग हो रही है वो उसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी को बहुत ख़राब करेगी, ठीक है, खराब ही नहीं बहुत ख़राब करेगी, तो बी ऑप्शन जो है वो आपका यहाँ पे करेक्ट जाएगा। विप्टेल डिसीज इन ब्रेसिका, ये भी कितनी बार पूछते हैं, फिर से ये भी एक देखो रहे हो, एफओ के 2 क्वेश्चन थे जो आपको यहाँ भी देखने को मिल रहे हैं। तो विप्टेल डिसीज की अगर हम बात करते हैं ब्रेसिका में तो इट इज़ ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ मोलिब्डेनम, ये भी थोड़ा वैसा वाला क्वेश्चन हो गया है कि खेरा डिसीज इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, वैसी विप्टेल वाला क्वेश्चन है जो फ्रीक्वेंटली वो किया जाता है, पूछा जाता है मोलिब्डेनम की डेफिशिएंसी से। अब क्या कह रहा है, क्रॉप हैवीली इन्फेस्टेड विद फ्लेरिस माइनर, फ्लेरिस माइनर इज अ वीड, फ्लेरिस माइनर क्या है भाई, वीड है, ठीक है, वीड है, वीड है, किसकी वीड है, किसकी जैसे दिखते हैं फ्लेरिस माइनर, फ्लेरिस माइनर आपको सिमिलर दिखेगा किससे, वीड की तरह, ठीक है, वीड से थोड़ा सा जो कलर है हल्का सा लाइट होता है, थोड़ा सा येलोविश सा इसमें एक कलर आता है कि दूर से देख के थोड़ा फील्ड पता लगता है कि फ्लेरिस माइनर है, थोड़ा सा आपका येलोविश येलोविश सा कलर आता है, ठीक है, पर बहुत ज़्यादा सिमिलर है, एकदम एक जैसे ही दिखते हैं, गेहूं का मामा भी इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि गेहूं जैसा ही एकदम दिखता है, कौन, फ्लेरिस माइनर, जो वीड में जो आपको मोस्टली देखने को मिलेगा। उसके अलावा खेरा डिसीज, वही वाला कि खेरा डिसीज किससे होता है, खेरा डिसीज होगा जिंक की डेफिशिएंसी से, कि भाई जो राइस की नर्सरी है उसमें ब्राउन ब्राउन से स्पॉट बनने लगते हैं और ये स्पॉट धीरे धीरे बड़े होते हैं और पूरा जो है आपका यहाँ पे राइस का प्लांट की लीफ जो है वो खराब हो जाती है, ठीक है। बहुत क्वेश्चन हो गया यार, मैं बता रहा हूँ सॉइल के क्वेश्चन 10 क्रॉस कर चुके हैं यहाँ पे, अगर मैं न्यूट्रिएंट वाले क्वेश्चन भी जोड़ दूँ तो। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट इज नॉट एसेंशियल बट बेनिफिशियल फॉर प्लांट ग्रोथ, ये तो आपसे बहुत पूछते हैं ना, बेनिफिशियल फॉर प्लांट ग्रोथ मतलब ये आपसे पूछना चाह रहा है कि भाई आपको बेनिफिशियल के एग्जाम्पल पता है कि नहीं पता, बेनिफिशियल, तो भाई 17 तो होते हैं आपके एसेंशियल एलिमेंट जो प्लांट को हर हालत में चाहिए ही चाहिए, नहीं मिले तो उसको कोई डिसीज होगी और वो अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाएगा, उसकी ज़िंदगी पूरी नहीं होगी, ठीक है। पर कुछ ऐसे भी होते हैं अगर नहीं मिले तो भाई बेचारा प्लांट काम चला लेगा, पर मिल गए तो उसकी बढ़िया है, उसके मज़े हैं, ठीक है, पर नहीं मिले तो भी से ऐसी दिक्कत नहीं, काम चल जाएगा, पर मिल गए तो बहुत ही अच्छा। इसमें कौन कौन से आते हैं, इसमें आते हैं नाको सीसे, ठीक है, नाको सीसे एंड वैंडियम, तो सोडियम, कोबाल्ट, सिलिकॉन, सेलेनियम एंड वैंडियम। अगर हम सिलिकॉन की बात करें तो भाई जैसे शुगर केन है, राइस है, शुगर केन है, इन दोनों के केस में सिलिकॉन को हम लोग इसेंशियल मान लेते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सिलिकॉन, ठीक है, सिलिकॉन को हम लोग क्वासी इसेंशियल एलिमेंट भी कह देते हैं, क्वासी इसेंशियल एलिमेंट, क्योंकि कई सारी क्रॉप में इसका जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी देखा गया है, ठीक है, स्पेशली राइस और शुगर केन की जब हम बात करते हैं। तो आपका यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे सोडियम जो है वहाँ पे आपका राइट आंसर आ गया कि ये बेनिफिशियल है, इसके अलावा तीनों की तीनों क्या है, इसेंशियल हैं, जो प्लांट को चाहिए ही चाहिए। सोडियम इज बेनिफिशियल एलिमेंट फॉर द प्लांट, जो ऑस्मो रेगुलेशन में इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करता है। भाई आपसे रेडिश का साइंटिफिक नेम पूछा था इन्होंने, ठीक है, इसके अलावा इन्होंने राइस का साइंटिफिक नेम पूछा था, इन्होंने पोटैटो का भी साइंटिफिक नेम पूछ लिया है, तो बता दो भाई इनको क्या है, सोलेनम ट्यूबरोसम। बाकी ओराइजा सेटाइवा सबको पता है किसका है, ठीक है, बताओ किसका है ओराइजा सेटाइवा, होल्डियम वल्गेरे किसका है, अरे के साइपोजिया किसका है, इन तीनों के जरा एक बार बता दो जल्दी से किस किस के साइंटिफिक नेम ये मेंशन किए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो, स्टेम ऑफ द ग्राउंड इन बनाना इज नोन एज, भाई कह रहा है कि जो बनाना का पार्ट है उसके हम स्टेम को बोलते क्या हैं, जो बनाना के केस में स्टेम होगी वो राइजोम नहीं होता, ठीक है, राइजोम जो होगा वो आपका सॉइल में नीचे की तरफ आपको देखने को मिलेगा, राइजोम, राइजोम जैसे जिंजर में, टर्मरिक में, ठीक है, इसमें भी थोड़ा देखने को मिलता है। स्यूडोस्टोम सकर, सकर फिर से अलग टर्म है, ठीक है, सकर इज ऑल्सो अ डिफरेंट टर्म। सकर आपका जनरली अगर हम बनाना की बात करें तो सकर को हम लोग इसमें प्रोपोगेशन के लिए यूज़ करते हैं, प्रोपोगेशन, ठीक है। बनाना में 2 टाइप के सकर हैं, एक वाटर सकर होता है और एक होते हैं स्वॉर्ड सकर। तो जनरली जो स्वॉर्ड सकर होते हैं, स्वॉर्ड तलवार जैसे ही दिखते हैं थोड़ा सा, ठीक है, इन स्वॉर्ड सकर को बनाना में प्रोपोगेशन के लिए यूज किया जाता है, और वाटर वाले सकर को हम लोग डीसकरिंग करके रिमूव कर देते हैं, और ये जो स्वॉर्ड सकर्स हैं इसको हम लोग यूज करते हैं किसके लिए, प्रोपोगेटिंग के लिए। बट इसकी ये सब नहीं पूछ रहा आपसे, ये पूछ रहा है कि ऊपर वाली स्टेम को हम क्या बोलेंगे, इसको हम स्यूडो स्टेम कहते हैं बनाना के केस में, दिस इज नोन एज स्यूडो स्टेम। तो बी ऑप्शन जो है वो आपका राइट ऑप्शन जाएगा। आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं अभी तक। लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल किसकी वजह से होगा, निमाटोड, माइकोप्लाज्मा, वायरॉइड या फिर बैक्टीरिया, ठीक है।
तो अगर हम बात करते हैं लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल की, जिसमें ब्रिंजल की लीफ लिटिल हो जाती है, छोटी छोटी हो जाती है, ये जो है किसकी वजह से होगा, माइकोप्लाज्मा की वजह से देखने को मिलेगी आपको ये डिजीज, माइकोप्लाज्मा या फिर फाइटोप्लाज्मा। ठीक है, तो आपके वो जितनी भी डिसीजेस होती हैं, ठीक है, कॉजल एजेंट वगैरह के पता होनी चाहिए, माइकोप्लाज्मा वाली तो फिर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक, चलो, ब्राउनिंग इन कॉलीफ्लावर इज ड्यू टू, एक यहाँ पे न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर पूछ लिया गया, ब्राउनिंग पूछ लिया, तो ब्राउनिंग होती है कॉलीफ्लावर में, वो होती है किसकी वजह से, बोरॉन की डेफिशिएंसी, नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी, या बोरॉन ज़्यादा हो जाए या मोलिब्डेनम कम हो जाए, तो ये होगा बोरॉन की कमी से, बोरॉन की डेफिशिएंसी से ब्राउनिंग इन कॉलीफ्लावर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है ये आपके लिए आज का FCI AG3 का। ठीक है, आज हमने क्या डिस्कस किया, FCI AG3 2019 में जो क्वेश्चन पेपर आया था उसका एग्रीकल्चर के जो क्वेश्चन बन रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट वाले में हम लोग जूलॉजी और बॉटनी के क्वेश्चन देख लेंगे। ठीक है, हो सकता है कि इन दोनों के लिए अलग सेशन हो सकता है कि एक ही में निपटा दें। ठीक है, तो 120 में से लगभग 50 के आसपास अगर हम बात करें तो ये आपका एग्रीकल्चर हो गया। कुछ क्वेश्चन बॉटनी और इसमें एग्रीकल्चर में थोड़े ओवरलैप भी करते हैं। ठीक है, पर आपका ऊपर और नीचे बोलें तो 45 से 50 क्वेश्चन, 120 में से 50 क्वेश्चन लगभग जो 2019 वाला पेपर था एग्रीकल्चर के हमें देखने को मिले। एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कैल्शियम कार्बाइड कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद मॉइस्चर रिलीजेस, जो कैल्शियम कार्बाइड नाम का यहाँ पे कंपाउंड है, अगर ये मॉइस्चर के साथ आएगा तो ये कौन सी गैस रिलीज करता है। ठीक है, तो एक फ्लेमेबल गैस रिलीज करता है, जैसे ही आपने एक बूंद भी मॉइस्चर इस पर डाला तो तुरंत आग लग जाएगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये एसिटाइलिन बना देता है, इट फॉर्म्स क्या, एसिटाइलिन बनाता है, और एसिटाइलिन तुरंत आग पकड़ता है यहाँ पे और जल जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा वाटर डाल दो कैल्शियम कार्बाइड में और आग लगा दो। ठीक है, इसी तरीके से FCI के पेपर में आग लगा के आ जाना। ठीक है भाई, तो ये था आपके एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग क्वेश्चन। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे अपन जूलॉजी के साथ, बॉटनी के साथ, तो तब तक अच्छे से पढ़ो और एग्जाम का अच्छे से एनालिसिस करो। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं।